हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 10th क्लास के सिविक्स चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसमें से हमको देखना है कि सिविक्स में 8 चैप्टर दिया हुआ है। इसमें से 3 चैप्टर एलिमिनेट कर दिया गया है, यानी कि अब कुल मिला के हमको 5 चैप्टर को पढ़ना है। 5 चैप्टर पढ़ना है। तो पहला चैप्टर है आपका पावर शेयरिंग। 10th क्लास में पहला चैप्टर पावर शेयरिंग है। और पावर शेयरिंग है क्या, इसको जानना है। पावर शेयरिंग दैट मीन्स कि पावर को शेयर करना। अब आप सोचेंगे कि पावर शेयर कर देंगे तो हमारी पावर कम हो जाएगा, गवर्नमेंट की पावर उतना नहीं रहेगा, तो डिसीजन लेने में थोड़ी सी परेशानी होगी, डिसीजन थोड़ा लेट हो सकता है। तो ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं कि शासन व्यवस्था कमजोर पड़ जाएगी, ऐसा है नहीं। इसका अगर हम किस प्रकार से पावर शेयरिंग हुआ और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, देश को चलाने में थोड़ी सी परेशानी हुई या नहीं हुई, इसका हमको पता चल जाएगा जब हम देखेंगे। कुछ एक या दो केस स्टडी है हमारे पास। एक बेल्जियम का है और एक श्रीलंका का है। तो सबसे पहले हम लोग बेल्जियम का केस स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से वहां पर पावर शेयर किया, तो वहाँ का हालात कैसा रहा, उसका रिजल्ट क्या रहा, इम्पैक्ट क्या पड़ा, क्या शासन स्मूथली रन कर रही है, गवर्नमेंट को कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हम बेल्जियम को फोकस करते हैं। तो बेल्जियम में आप बेल्जियम का सबसे पहले देखेंगे। बेल्जियम एक यूरोप का बहुत सा छोटा सा देश है। भारत के एक हरियाणा राज्य से भी छोटा है या लगभग उसी के बराबर एरिया में है। जनसंख्या में आधी जनसंख्या रह गया है। तो एक छोटा सा यूरोप का देश है। लेकिन अब यूरोप में एक बेल्जियम देश किस प्रकार से पावर को साझा किया, इसका एक हम लोग कैसे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूरोप में बेल्जियम जो है वो उसका एक बाउंड्रीज क्या है, किन किन देशों के साथ उसका बाउंड्री संपर्क करता है, बाउंड्री शेयर करता है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि बेल्जियम जो है 4 देशों के साथ अपना बाउंड्री को शेयर करता है। अब सबसे पहले ऊपर में आप देखेंगे नॉर्दर्न पोजीशन में, तो नॉर्दर्न पोजीशन में आपका नीदरलैंड है। इस एरिया में नीदरलैंड है। अगर आप ईस्टर्न पोर्शन में जाएंगे तो आपका जर्मनी है। आपका साउथ ईस्टर्न पोर्शन में आप जाएंगे तो देखेंगे लग्जमबर्ग है। और दक्षिणी क्षेत्र जो है, सदर्न मोस्ट एरिया जो है, वहां पर फ्रांस है। यानी कि फ्रांस दक्षिण में, दक्षिण पूर्व में आपका लग्जमबर्ग, और पूर्व में जर्मनी, और उत्तर में नीदरलैंड। ये बेल्जियम अपना बॉर्डर को इस प्रकार से शेयर करता है। और नॉर्थ और वेस्ट के रीजन में आप एक नॉर्थ सी, उत्तरी सागर, उसका बॉर्डर टच करता है। उसके बाद से आपका ब्रिटेन हो जाता है। इधर आपका उत्तरी सागर है, इधर इंग्लिश चैनल है। तो ये इसका आप देख रहे हैं कि बेल्जियम का एक बाउंड्री है जो जिन जिन देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, उसका शेयर करता है या उसका बाउंड्री मिला हुआ है, उसकी सीमाएं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब हमको देखना है कि बेल्जियम में किस किस प्रकार के एक समरूप समाज है, जिसको हम लोग कहते हैं एथनिक ग्रुप्स। एथनिक ग्रुप्स मतलब होता है समरूप समाज, यानी कि एक ही धर्म के, एक ही जाति के, एक भाषा बोलने वाले लोग। तो जो एक संख्या है, उसका रहन सहन, खान पान ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। तो उसके साथ इंटरेक्शन, उसका एक इंटीमेशन, उनके साथ एक कंफर्ट जोन बेहतर होता है। उसके साथ तालमेल बैठाने में बेहतर होता है। तो भाषा के आधार पर हो सकता है, जाति के आधार पर हो सकता है, एक रीजन के आधार पर हो सकता है। तो कई प्रकार से एथनिक ग्रुप्स हो सकते हैं। जाति के आधार पे हो सकता है, कास्ट एक साथ रहने से वो थोड़ा कंफर्ट जोन होता है, वो घुल मिल जाता है, उसके साथ आसानी से घुल मिल जाता है। तो एक तरह से एक ग्रुप बना लेता है। तो भाषा के आधार पे भी हो सकता है, धर्म के आधार पे भी हो सकता है, क्षेत्र के आधार पे भी हो सकता है। तो सभी देशों की परिस्थिति के अनुसार वहां पर एक समरूप समाज होता है। तो अब देखेंगे कि
ब्रिटेन, मतलब सॉरी बेल्जियम में कौन कौन से एथनिक ग्रुप्स हैं। तो बेल्जियम जो है आप देख रहे हैं, बेल्जियम में बेल्जियम दो राज्यों में बटा हुआ है मुख्य रूप से। एक है ऊपर वाला जो पोर्शन है आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाला फ्लैमिश रीजन है, और दक्षिण वाला पोर्शन जो है वालोनिया रीजन है। तो ये फ्लैमिश रीजन यानी फ्लैमिश स्टेट कह सकते हैं, दो राज्यों में बटा हुआ है। और इसमें से 59% जो है 59% डच बोलते हैं, और यहाँ पर जो वालोनिया रीजन है वहां पर 40% डच बोलते हैं, सॉरी फ्रेंच बोलते हैं। तो इस प्रकार से ओवरऑल कंट्री में देख रहे हैं कि डचों की संख्या ज्यादा है, यानी कि वो बहुसंख्यक है, मेजोरिटी में है, और फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या कम है, यानी अल्पसंख्यक है, यानी कि माइनॉरिटी में है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं बीच में एक ये है राजधानी क्षेत्र, यानी कि कैपिटल सिटी, बेल्जियम का राजधानी ब्रसेल्स। अब ब्रसेल्स का कुछ एक अलग एथनिक कंपोजिशन है। वहां पर देख रहे हैं कि आपका ब्रसेल्स में 80% पीपल जो है वह फ्रेंच बोलते हैं, 20% पीपल डच बोलते हैं। अब यहाँ पर समस्या है क्या कि यहाँ पर फ्रेंच बोलने वालों की संख्या ज्यादा है और डच बोलने वालों की संख्या कम है, यानी कि 20% मात्र है। तो ओवरऑल देख रहे हैं कि ओवरऑल तो पूरे देश के पैमाने पर डचों की संख्या ज्यादा है और फ्रेंच बोलने वालों की संख्या कम है। लेकिन अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर कैपिटल सिटी ब्रसेल्स की बात करें तो कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में 80% पीपल जो है वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% पीपल डच बोलते हैं, यानी कि डच कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक है। अब सवाल है कि इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी वेरिएशंस हैं, वैरायटीज हैं, तो स्वाभाविक है कि इन विविधताओं में तालमेल करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसमें स्वाभाविक है कि उसमें तनाव उत्पन्न होने की संभावना है, टेंशन क्रिएट हो सकता है, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। तो अगर हम पावर को शेयर करते हैं, ना गरीब भी खुश रहे, मतलब ना खुश ना हो, चाहे वो फ्लैमिश राज में जो रहने वाले हैं फ्रेंच लोग वो ना खुश ना हो, मतलब सभी लोग खुश हो, चाहे वो फ्रेंच हो डच हो। तो क्या बेल्जियम गवर्नमेंट ने ये जो मतलब रिएक्शन हुआ, ये जो टेंशन क्रिएट हुआ, तो एक तो टेंशन का क्रिएट होने का कारण क्या है ये और दूसरा है कि सरकार इस टेंशन को किस प्रकार से मिनिमाइज किया, मतलब कम किया या खत्म किया। इस समस्याओं से उबरने के लिए, इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या बेल्जियम सरकार सक्सेस हो पाया, क्या उन्होंने एक बेहतर संविधान का निर्माण कर पाया ताकि जिसमें सभी लोग मिलजुल कर सही तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से रह सके, किसी में कोई आपसी बैर नहीं हो, तालमेल स्थापित कर ले, एक स्टेबल गवर्नमेंट को फॉर्म करे। क्या ऐसा बेल्जियम गवर्नमेंट ने कर पाया, इस पर हमको देखना है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इतनी जो विविधता है, इस विविधता में क्या इम्पैक्ट हुआ इसका, इस विविधताओं में टेंशन हुआ तो किन कारण टेंशन हुआ। तो इसको हम लोग फोकस करेंगे कि आखिर यहाँ पर टेंशन हुआ क्यों। यहाँ पर डच भी रह रहे हैं, डच भी है, फ्रेंच भी है, फिर कैपिटल सिटी में आपका ज्यादा संख्या में फ्रेंच है, कम संख्या में आपका डच है। तो आखिर क्यों टेंशन हुआ, टेंशन होने के पीछे क्या कारण हो सकता है। चलो थोड़ा सा आप लोग भी अभी कोरोना का माहौल चल रहा है तो 20 सेकेंड का शॉर्ट ब्रेक है, आप भी हाथ धो के आओ, मैं भी थोड़ा इंक मार्कर में इंक भर के आता हूँ। ओके चलिए, आई होप आप लोग सभी अपने हैंड वॉश को कर लिए होंगे। 20 सेकेंड किसी भी साबुन से हाथ धो लीजिए, अभी आज के डेट में तो वही जरूरी है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि टेंशन क्यों हुआ। टेंशन के पीछे
जो मेन रीजन रहा वह रहा कि आप फ्रेंच जो है कम संख्या में था, लेकिन फिर भी फ्रेंच जो है, फ्रेंच कम्युनिटी ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा पावरफुल है। रिएक्शन रीजंस ऑफ टेंशन इन बेल्जियम, व्हाट आर द मेन रीजन बिहाइंड इट? फर्स्ट रीजन है कि फ्रेंच कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल देन डच कम्युनिटी। यहाँ पर है कि फ्रेंच कम्युनिटी जो है, फ्रेंच बोलने वाले लोग जो है, वह डच बोलने वाले लोगों से ज्यादा धनवान था। धनवान होने के कारण वो ज्यादा शक्तिशाली था, पावरफुल था। तो ये दोनों डच वाले को खटक रहा था थोड़ा सा, इसलिए उन लोगों में आपस में नहीं बन पा रहा था। उसके बाद दूसरा रीजन है कि डच कम्युनिटी वाज इन मेजॉरिटी इन द होल कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। अब पूरे देश में अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो वहां पर डचों की संख्या ज्यादा है और फ्रेंच स्पोकन ग्रुप्स का कम है, लेकिन फिर भी जो है वो फ्रेंच ज्यादा शक्तिशाली है, डच थोड़ा सा कमजोर है, गरीब है, धनवान नहीं है। तो इन सब कारणों से आपस में डचों को लगा कि कहीं ना कहीं मेरा हक मार लिया है फ्रेंच वालों ने, हमको जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाया है। अगर हमारे लोग थोड़ा सा गरीब है तो उनके लिए भी एक बेहतर प्रोविजंस बनना चाहिए ताकि उनका जीवन यापन बेहतर हो सके। गवर्नमेंट भी इसके लिए कोई बेहतर प्रयास करे ताकि उसको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल पाए, ताकि वो अपने आप को ऊपर उठा सके, उसमें लिटरेसी परसेंटेज बेहतर हो जाए। लिटरेसी होगा तो स्वाभाविक है कि उनको जॉब मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, तो उनका जीवन यापन बेहतर हो जाएगा और थोड़ा सा समाज के साथ या फ्रेंच वाले के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने योग्य हो जाएगा। तो इन कारणों से आपस में उन लोगों में तनाव हुआ। अब सवाल उठता है कि ये जो तनाव हुआ, तो इस तनाव को कम करने के लिए बेल्जियम गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए, समस्या को समाधान करने के लिए क्या किया? ऐसा नहीं कि बेल्जियम गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धर के बैठा रहा। बेल्जियम गवर्नमेंट ने वहां पर जो समस्या आई तो उसको एक रिकॉग्नाइज किया, उनको पहचाना कि क्या क्या किस किस आधार पर समस्याएं क्रिएट हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो उस समस्या को समझ बूझकर जो है 1970 से 1980 के बीच 4 बार अपने संविधान में संशोधन किया और एक विश्व के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया, एक बेहतर संविधान निर्माण किया ताकि सभी लोग खुशी खुशी पूर्वक रह सके और लोगों में पावर को शेयर किया। पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहा, पावर को शेयर किया। तो वहां पर समस्याएं धीरे धीरे कम होता गया, अब समस्या का निदान हुआ। तो ये कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, क्या गवर्नमेंट ने कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया ताकि इन वेरिएशंस जो है इतनी विविधताओं में भी उन्होंने सामंजस्य स्थापित किया, मतलब एकोमोडेट कर पाया और एक कह सकते हैं कि एक विश्व के लिए एक बेहतर मॉडल प्रस्तुत किया। तो उसमें से 4 नियम बेल्जियम गवर्नमेंट ने बनाए। पहला था क्या कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों की संख्या, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सबों की, चाहे वो डच स्पोकन ग्रुप्स का हो या फ्रेंच स्पोकन ग्रुप्स का हो, डचों और फ्रेंच दोनों की मिनिस्टर जो है वो बिल्कुल समान रहेंगे। केंद्र में डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले दोनों की मंत्रियों की संख्या को बराबर रखा गया। अब सवाल उठता है कि दोनों की संख्या बराबर रखा गया और कोई भी अकेला कोई स्पेशल रूल नहीं बना सकते हैं। अगर कोई भी नियम कानून बनाना है, कोई भी लॉस बनाना है देश के लिए, कुछ नया समस्याओं के समाधान के लिए कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना है, तो उसमें डचों का और फ्रेंच का दोनों कम्युनिटी का बराबर सपोर्ट चाहिए, बराबर मत चाहिए। दोनों की सहमति से ही कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेगा। कोई अकेला अगर हम डच चाह लेगा या फ्रेंच चाह लेगा तो ये संभव नहीं है। यानी कि आप देखिए एक फिगर है यहाँ पर, एक फिगर है, ये फ्रेंच स्पोकन ग्रुप्स के एक इंडिकेट किया गया है। ये फ्रेंच है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना चाह रहा है तो फ्रेंच जो है ये ऐप लिखा हुआ फ्रेंच है और ये कह रहा है कि हाँ यस ये नियम हम बनेगा, हम इसके समर्थन में।
लेकिन वही दूसरी तरफ जो है ये डच लिखा हुआ, डी लिखा हुआ, दैट मीन्स डच स्पोकन ग्रुप्स है, और ये कह रहा है कि नहीं, ये नियम नहीं बनेगा, यानी कि यस प्लस नो इज इक्वल टू नो, यानी कि अगर एक कह रहा है हाँ बनेगा, एक कह रहा है नहीं बनेगा, तो फिर वो नियम कानून नहीं बनेगा, यानी कि दोनों की सहमति अनिवार्य है। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से आपस में संख्या कम और ज्यादा रहने के बावजूद भी दोनों की मिनिस्टर्स बराबर बराबर रहे, तो एक पावर शेयरिंग का एक झलक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरा है कि स्टेट गवर्नमेंट, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट have been given to the state government. The state government are not subordinate to the central government. यहाँ पर है कि बहुत सारे पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया, मतलब केंद्र सरकार से कुछ कुछ पावर को लेकर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। अब स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, अब स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट की जो रिक्वायरमेंट है, वहां के लोगों की जो नीड्स एंड डिमांड्स है, उसको ध्यान में रखकर राज्य सरकार नियम कानून बना सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि अब राज्य सरकार अगर कुछ नियम बना लिया तो केंद्र सरकार उस पर प्रतिबंध लगा देंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों स्टेट जो है, वो चाहे बालोनिया रीजन हो, इसके पहले आप लोग देखें कि बालोनिया और आपका जो फ्लामिश रीजन है, तो फ्लामिश और बालोनिया दोनों राज्य केंद्र सरकार के अधीन में नहीं है, यानी कि बोथ स्टेट्स are not subordinate to the central government. That means both states are totally free to take any decisions according to the will of the people of the states. यानी कि वो दोनों स्टेट अपना काम करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। एक झलक कह सकते हैं फेडरलिज्म का आता है, फेडरलिज्म नेक्स्ट चैप्टर है, इसके बाद संघवाद है, वहां पर फेडरलिज्म को हम लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो ये दो नियम, दो डिसीजंस लिए गए बेल्जियम के सरकार के द्वारा। एक तीसरा है कि सेपरेट गवर्नमेंट एट ब्रसेल्स इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट में डचों की संख्या ज्यादा था और फ्रेंच की संख्या कम होने के बावजूद भी वहां पर इक्वल मिनिस्टर्स पर सहमति बनी, उसी प्रकार से ब्रसेल्स में, कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम ब्रसेल्स में भी यहाँ पर डचों की संख्या कम है और फ्रेंच की संख्या ज्यादा है। जैसा कि हम लोग देखे पहले 80% जो है यहाँ पर कैपिटल सिटी में, राजधानी ब्रसेल्स में 80% जो है वो आपका फ्रेंच बोलते हैं और मात्र 20% जो है वो डच बोलते हैं। तो जब केंद्र में समझौता हो गया कि वहां पर उसकी संख्या ज्यादा होने के बावजूद भी बराबर मिनिस्टर्स पर समझौता हो गया, तो ब्रसेल्स में भी एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया और सेपरेट गवर्नमेंट में भी संख्या कम और ज्यादा होने के बावजूद भी यहाँ पर भी मिनिस्टर्स की संख्या बराबर रखा गया। देख रहे हैं किस प्रकार से पावर को शेयर किया गया, कहीं पर संख्या कम है, कहीं ज्यादा है, फिर भी आपस में तालमेल बैठाकर दोनों ने दोनों जगहों पर संख्या कम बेस होने के बावजूद भी रिप्रेजेंटेटिव्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, वो सबको बराबर रखा ताकि किसी को कहीं कोई परेशानी नहीं हो। तो एक तो ये है, तो एक ब्रसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया और सेपरेट गवर्नमेंट बनाकर डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले लोगों की मिनिस्टर्स की संख्या को बराबर रखा गया। और लास्ट वन है कम्युनिटी गवर्नमेंट व्हिच इज इलेक्टेड बाय द पर्टिकुलर लैंग्वेज ग्रुप। यानी कि अगर कोई डच बोलते हैं तो डच बोलने वाले लोग अपना एक कम्युनिटी गवर्नमेंट को बनाएंगे। फिर कोई फ्रेंच बोलने वाले हैं तो फ्रेंच का एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगा, और एक जर्मन बोलने वाले हैं तो जर्मन भी 1% है, तो उनको भी दरकिनार नहीं किया गया, मतलब उसमें भी उसको भी उनका हक दिया गया। तो जर्मन जो बोलने वाले लोग हैं वह भी जो है अपने सरकार को बना सकते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट को। इस प्रकार से तीनों लैंग्वेजेस वाले समूह को अपना अपना सरकार बनाने के लिए अधिकार दिया गया। और ये क्या करेंगे, तो ये लोग जो है जो सेंसिटिव मुद्दे हैं, जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, जो लोगों से जुड़े हुए मेन इश्यूज हैं,
जिसको हर्ट करता है बहुत जल्दी, जैसे कि धार्मिक मामले हैं, जैसे शिक्षा है, जैसे सभ्यता संस्कृति, मतलब उसकी संस्कृति है। तो इन मुद्दों पर यहाँ के लोगों को ये अधिकार दिया गया कि आप अपना अपना सरकार बना लीजिए, और वो सरकार जो है आपके धर्म को, आपके लिए शिक्षा को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट मेनली कौन इश्यूज पे, सेंसिटिव इश्यूज पर जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। और मेन सेंसिटिव इशू क्या होता है, कल्चर, एजुकेशनल और लैंग्वेज। ये तीन जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, इस तीन इश्यूज पर कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे कि किस धार्मिक समूह को प्रोटेक्शन दिया जाए। तो फ्रेंच वाले जो है वो फ्रेंच को सपोर्ट करेंगे, जो डच वाले कम्युनिटी सरकार है तो डचों के सपोर्ट में काम करेंगे, उनके लिए शिक्षा से संबंधित हो, धर्म से संबंधित हो, भाषा से संबंधित हो, तो एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि बेल्जियम ने पावर को इतने बेहतर तरीके से शेयर किया कि अब वहां पर कोई समस्या रहा ही नहीं, और बिल्कुल ही मिलजुल कर आप रहने लगा। ये दोनों व्यक्ति जो है बिल्कुल मिलकर, यानी कि दोनों के बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा, आपसी टकराव खत्म हो गया, क्योंकि पावर को शेयर किया गया, सभी कम्युनिटी को पावर दिया गया, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो जर्मन हो। जर्मन 1% लोग हैं, तो तीनों के बीच में किसी को हाशिया पर नहीं रखा गया, किसी को दरकिनार नहीं किया गया, सबको बराबर बराबर हक मिला, सबों में पावर को शेयर किया। इस कारण से बेल्जियम जो है एक विश्व के लिए उदाहरण बन गया, विश्व को एक मॉडल प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से पावर को शेयर करने के बाद एक खुशहाल स्ट्रॉन्ग कंट्री हो सकता। और एक फन फैक्ट बता दूं कि जो आपका यूरोपियन संघ है, यूरोपियन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर भी जो है वह कहां पे है, ब्रसेल्स में। यानी कि यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में है। तो कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन यानी कि कई तरह से कई मुद्दों को लेकर सारे यूरोपियन देश जो है आपस में, चाहे ट्रेड का मामला हो या अन्य मामला हो, सबको लेकर एक यूनियन बनाया, जिसको कि यूरोपियन यूनियन कहा गया। और उसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, तो हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स को चूज किया गया, और EU का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में है। अब चलो ठीक है, अब इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे